नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या वर्शिप एक्ट वाला विवाद खत्म होने वाला है? वर्शिप एक्ट रहेगा या फिर बदलेगा? आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? सवाल यह भी है, क्या वर्शिप एक्ट विवाद सुलझने से मंदिर मस्जिद जो विवाद है थम जाएगा? सवाल यह भी है कि आखिर वर्शिप एक्ट की आड़ में कब तक हिंदू आस्था से खिलवाड़ किया जाएगा? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना समेत 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष ने वर्शिप एक्ट को रद्द करने की मांग की है, तो मुस्लिम पक्ष और तमाम सियासी पार्टियों ने वर्शिप एक्ट के समर्थन में याचिका दाखिल की है। और इस बीच निचली अदालतों के सर्वे के फैसले पर सियासी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। वर्शिप एक्ट के समर्थन में दुहाई दी जा रही है कि अगर इस कानून को नहीं माना गया तो देश में धर्मनिरपेक्षता को खतरा हो जाएगा। सवाल है कि आखिर वर्शिप एक्ट की आड़ में हिंदू आस्था से कब तक खिलवाड़ किया जाएगा, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। संभल की जामा मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद, अजमेर में ख्वाजा की दरगाह, ऐसे ही देश के कई हिस्सों में दरगाह और मस्जिद के दावे को लेकर अदालती लड़ाई जारी है। एक तरफ हिंदू पक्ष की याचिका पर कई जगह निचली अदालतों ने सर्वे का आदेश तक दे दिया, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष बार बार वर्शिप एक्ट की दुहाई देता रहा। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज वर्शिप एक्ट अधिनियम को लेकर सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना समेत 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष वर्शिप एक्ट को रद्द करने की मांग कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट के समर्थन में है। वर्शिप एक्ट को लेकर हिंदू पक्ष की मांग है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 असंवैधानिक है। ये विवादित पूजा स्थलों के मामले में अदालत जाने का अधिकार छीनता है। इसमें कट ऑफ तारीख 15 अगस्त 1947 है। इसे बदलकर साल 712 किया जाना चाहिए, जब मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार हमला किया था और भारत में हजारों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। और सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि एक्ट इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पार्लियामेंट को कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है इस तरह का कानून बनाने की। पहली बात, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के आधार पर हमने उसको चैलेंज किया है। दूसरी बात, ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 27 इन सारे प्रोविजंस का वायलेशन करता है। और आप इस देश की मेजोरिटी कम्युनिटी को अपना जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है उसको करेक्ट करने के लिए और जो अपने मंदिर की स्थापना है उसको रोकने के लिए आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें एक लंबा न्यायालयीन संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, सत्यता तो छुपाई जा रही है ना। और देखिए, आप इंपॉर्टेंट बात समझिए, आज भोजशाला में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी है कि वहां पे मंदिर परिसर है। ज्ञानव्यापी में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी है कि ये मंदिर परिसर है। उसी तरह से अभी कृष्ण जन्मभूमि का जो सर्वे है वो रुका हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा। संभल में भी सर्वे हुआ है और बाकी जगहों पे मुकदमे चल रहे हैं। तो जो बीजा मंडल या जितने ऐसी जगह है जो हमारे मंदिर परिसर थे उसको जबरन कब्जा करके एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस देश के सेकुलर फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के राइट टू रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। और इन सब डिस्ट्रक्शन के बीच में सहारा लिया जा रहा है इस काले कानून का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। तो क्या दलीलें दी जा रही है वो आपने यहां पर समझा। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में अश्विनी उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और याचिकाकर्ता भी हैं इस मामले में। अश्विनी दुबे जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ में हैं। अमितोष पारेख जी वीएचपी के प्रवक्ता हैं। कामरान मलिक साहब भी हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुड़े हुए हैं और सैयद जव्वाद भाई राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी उपाध्याय जी, क्योंकि आप याचिकाकर्ता भी हैं और सबके मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह आपको लग रही है कि आपको लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को हटा देना चाहिए या ये असंवैधानिक है? क्यों, या बदलाव होना चाहिए इसमें? देखिए, मैं आपको 2 विषयों पे बताता हूं। हाँ, पहले तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि जो हाई कोर्ट, जो लोअर कोर्ट ने किया है बिल्कुल सही किया है और हमने सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज किया उसका कारण बताता हूं।
पहली बात तो इसका नाम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, पूजा स्थल कानून है ये, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है, प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं, मंदिर को और मस्जिद को प्रार्थना स्थल कहते हैं। दूसरा, इस कानून में आइडेंटिटी की बात नहीं हुई है। इस कानून में यह कहा गया है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, और रिलीजियस कैरेक्टर कैसे होता है वो सर्वे के बाद पता चलता है। मैं उदाहरण देता हूं, इस समय मैं आपके सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में हूं, काले कोट में हूं तो मैं वकील जैसा दिख रहा हूं। मैं हॉस्पिटल में जाके सफेद कोट पहन लूं, मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं पुलिस लाइन में जाके खॉकी जैसा ड्रेस पहन लूंगा तो मैं इंस्पेक्टर दिखूंगा। मैं तिलक लगा लूं तो हिंदू दिखूंगा, टोपी पहन लूं तो मैं मुस्लिम दिखूंगा, साफा बांध लूं तो मैं सिख दिखूंगा, और क्रॉस पहन लूं तो मैं क्रिश्चियन दिखूंगा। मेरा कैरेक्टर क्या है ये मुझे देख के आप नहीं समझ पाएंगे। मेरा कैरेक्टर जानने के लिए आप सर्वे करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। ये जो दुहाई दी जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, पत्थरबाजी बढ़ जाएगी, ये तो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी जा रही है, भारत के संविधान को धमकी दी जा रही है कि हम अपनी बात नहीं मानेंगे। ये मामला हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं है, जानबूझ के कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे। ये मामला भारत की संप्रभुता का है, जो संविधान के प्रियम्बल में पहला शब्द दिया है सोवरिन। ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। और संविधान कहता है कि एक संप्रभु राष्ट्र बनाना है। संप्रभु का राष्ट्र का मतलब होता है गुलामी की निशानी मिटाना है। आता हूं मैं आगे विषय पे। अगर आप हिंदू लॉ से देखें तो भी और इस्लामिक लॉ से देखें तो भी काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला मंदिर है। मैं क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं। हिंदू लॉ ये कहता है एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहां पे मूर्ति स्थापित कर दिया गया, पूजा शुरू हो गई, जब तक वहां विसर्जन नहीं होगा तब तक वो मंदिर ही रहेगा। भले उसका ढांचा बदल दिया जाए, भाजे उसकी दीवार तोड़ दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए। मैं उदाहरण देता हूं आपको। भारत के गांव में बहुत जगह मंदिर नहीं होता है, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे मूर्ति रख के पूजा की जाती है। कई बार आंधी आती है और वो नीम का पेड़ या पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ उखड़ जाता है, लेकिन वहां का धार्मिक चरित्र नहीं बदलता, वो स्थान पवित्र रहता है, पवित्रता में कोई अंतर नहीं आता। दूसरी तरफ इस्लामिक लॉ ये कहता है मस्जिद वहां बनेगी जो जमीन समतल हो, खरीदी गई हो या विलफुली दान की गई हो। और अगर किसी ढांचे के ऊपर कोई मस्जिद बनी है तो जो शब्द यूज किया उसको कहते हैं मस्जिद जर्रार, और मस्जिद जर्रार में नमाज पढ़ना हराम होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला मंदिर है या मस्जिद जर्रार है या मस्जिद है, इसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। अब कुछ लोग करें खुदाई, अरे भैया खुदाई की जरूरत नहीं पड़ती। मंगल पे जाने के लिए सीढ़ी थोड़ी बनाई है, चंद्रमा पे जाने के लिए सीढ़ी थोड़ी बनाई। ऐसे ही जांच करने के लिए कोई खुदाई नहीं होगी। जीपीएस सर्वे है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और भी आ चुकी है, राडार टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तरीके से आपके पास कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है। क्योंकि आपने बहुत डिटेल में आपने बिना कोई छेड़छाड़ किए सब पता चल जाएगा। अश्विनी उपाध्याय जी, आपने बहुत डिटेल में एक एक बात बताई और इसलिए मैंने आपको ज्यादा वक्त दिया। मैं चाहता हूं कि बस 3-4 मिनट और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है। आपको सुप्रीम कोर्ट में काम भी है, लेकिन एक मैं जब बस 4-5 मिनट में चाहता हूं, बस मेरे को ये बताइए कि कामरान जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर अश्विनी उपाध्याय जी की तरफ से कहा गया, लेकिन आपको क्यों लगता है कि आप लोगों के हक में ये फैसला आएगा और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जैसा था वैसा ही रहेगा? तर्कों के साथ प्लीज। देखिए, अश्विनी जी जो है बेसिकली वो वकील भी खुद हैं, जज भी खुद ही बन गए, और फिर जो कहते हैं कानून पास करने वाले भी, लेजिस्लेचर भी बन गए। उन्होंने एक चीज नहीं, अश्विनी जी बाद में बता दीजिए, बाद में रिप्लाई कर दीजिएगा मेरा। बेसिकली कानून पास करने का काम जो है वो जो कहते हैं पार्लियामेंट का होता है, और उसके बाद में उस पार्लियामेंट जो भी कानून पास हो जाता है उसमें अगर कहीं पर जो कहते हैं कोई चीज जो है क्लियर नहीं होती तो उसका काम, वो काम होता है जो है सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का होता है। तो यहाँ पर जो अश्विनी जी कह रहे हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है, ये कहना चाह रहे हो। तो ये जो मतलब कोई भी लेजिस्लेशन की स्पीड देखी जाती है कि उसको किस नियत से जो है पार्लियामेंट ने पास किया है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो ये तय करे कि ये जो एक्ट पास हुआ था इसको पास करने में पार्लियामेंटेरियंस की क्या नियत थी। मतलब क्या जो पुराने ढांचे हैं, पुरानी मस्जिदें हैं, पुराने मंदिर हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, या अश्विनी जी जो कह रहे हैं कि वो मंदिरों के मतलब वर्शिप
प्लेसेस के लिए है। अच्छा, वो एक मंदिर- एक बात का जवाब और दीजिएगा अश्विनी उपाध्याय जी, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार एक बात कही जा रही है, ये जो खुदाई वाली बात है, ये खुदाई वाला मामला ये देश को खत्म कर देगा, कि बार बार खुदाई की बात कही जाती है। इसका और जवाब दे दीजिए, और ये सिलसिला कब जाकर रुकेगा, क्योंकि बहुत से मामले आ गए हैं ऐसे। बस देखिए, पहली बात तो खुदाई की कोई जरूरत ही नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बिना टच किए ही सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी बात, आप जरा समझिए, वक्फ एक्ट महाघटिया है, फिर भी वक्फ एक्ट में कम से कम एक दरवाजा, कोर्ट का दरवाजा बंद किया तो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का दरवाजा दे दिया। Who has passed the वक्फ दूसरी बोर्ड? तरफ एक मिनट बस, हाँ, एक मिनट। आर्बिट्रेशन आपने एक्ट पास है, किया है। आपको वक्त दूंगा मैं। वो हाँ। कहता है कोर्ट नहीं जाना। हाँ, एक बार सुन लीजिए प्लीज सुनिए। हाँ, जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट है, वो कह रहा है कोर्ट नहीं जाना है, लेकिन आर्बिट्रेशन का रास्ता खुला हुआ है। वक्फ एक्ट है, कह रहा कोर्ट नहीं जाना है, लेकिन वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का रास्ता खुला हुआ है। अगर ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया और इसमें एक प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल बना दिया होता, प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड बना दिया होता, और ये कहते कि भैया जिनको जिनको क्लेम करना है इस बोर्ड के सामने जाओ, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं थी। इसने तो क्या किया, न कोई बोर्ड बनाया, न कोई ट्रिब्यूनल बनाया, न आर्बिट्रेशन का रास्ता दिया। इसने तो सीधे सीधे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज कर दिया, जो संविधान विरोधी है। एक बात मैं आपको बता दूं, देश आजाद हो चुका है। अच्छा। इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बन ही नहीं सकता है। हाँ। और कोर्ट का दरवाजा बंद ही नहीं हो सकता तो है। याचिकाएं लगती आपको रहेंगी? जुडिशियल रिमेडी देनी पड़ेगी, और क्यों देनी पड़ेगी बता रहा हूं आपको। हाँ। नहीं, मैं आपको उसका उत्तर दे देता हूं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे उसी नाम से पाए जाते हैं। हाँ। जिन स्थानों का वर्णन है वो बाइबिल उसी नाम से पाए जाते हैं। वैसी दरिंदों ने क्या किया, न कोई नया शहर बसाया, न कोई नई मस्जिद बनाई। जो पहले के यहाँ पौराणिक शहर थे उनका नाम बदल दिया, और जो हमारे पौराणिक मंदिर थे उनका गुम्बद बदल दिया। मैं उदाहरण के दे देता हूँ। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा, अब वो पांचों अरे सर, आप ऐसे बातें कर रहे हो जैसे ये हिंदू कंट्री है। को गाजी खान भाईजान, ये हिंदू कंट्री नहीं है, ये सेकुलर कंट्री है। यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक ए हिंदू कंट्री। ये हिंदू कंट्री नहीं है, सुन लीजिए, हिंदू कंट्री नहीं है, ये हिंदू कंट्री नहीं है। अरे बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। आपके क्या लगते थे? ये सेकुलर कंट्री है। आप जो है पुरानी बातें जो कर रहे हो, बहुत जल्दी पॉइंट खत्म हो रहा है उनका, सुन लेते हैं। हाँ। यहाँ के मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ के कन्वर्टेड हिंदू अपने आप को बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, अब हमारे हिस्से के मंदिर दे दो। ये मामला हमारे हिस्से के मंदिर दे दो। अगर हम कन्वर्टेड है तो हम कन्वर्टेड है तो हमारे हिस्से के मंदिर रहने दो हमारे पास। संप्रभुता, अगर हम कन्वर्टेड है तो हमारे हिस्से के मंदिर रहने दो हमारे पास। अगर हम कन्वर्टेड है तो हमारे हिस्से के मंदिर हमारे पास रहने दो। अगर हम कन्वर्टेड हैं क्या आपको तो हमारे हिस्से के मंदिर हमारे पास रहने दो। अच्छा, एक मिनट। अगर हम कन्वर्टेड हैं तो हमारे हिस्से के मंदिर हमारे पास रहने दो। रिपीट मत करिए, आपका सवाल पहुंच गया। हाँ 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 हाँ, उपाध्याय जी देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के बस, साथ कह रहा हूं। उसके बाद बाकी मेहमान। हाँ। अगर भारत में कोर्ट का दरवाजा बंद हो जा, कोर्ट का दरवाजा बंद होगा, अराजकता फैल जाएगी। अभी हिंदू केवल कोर्ट के सहारे बैठे हुए, अगर कोर्ट का दरवाजा इस कानून के जरिए बंद करने की कोशिश की गई, आतंकवाद पैदा करना चाहते हो। हिंदुओं के पास कोई और रास्ता ही नहीं है। हिंदुओं के पास कोई चलिए, रास्ता ठीक है, नहीं है। ठीक है अश्विनी जी। कोर्ट जा रहे, ओके। हिंदू पत्थरबाजी नहीं शुक्रिया करते। अश्विनी जी, ठीक है। हिंदू मैं समझ सकता हूँ आपका इस कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचो। अच्छा, ओके। आपने कहा ये धमकी दे रहे हैं मेरे को कामरान जी, बहुत सरल शब्दों में बताइएगा। एक बयान आया, संसद तुम्हारी सड़क हमारी, वो धमकी नहीं थी? वो धमकी नहीं है? देखिए, एक चीज मैं बताता हूं आपको, जो जिस तरह से जो है नहीं सर, मेरा बहुत सिंपल सा आपसे सवाल है, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं। अगर कोई कोर्ट में जा रहा है अपनी बात के लिए, अपने मौलिक अधिकार के लिए, तो आप बोलते हैं कि वो वहां पर धमकी है। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है, चक्का जाम कर देंगे, ये कर, तो वो धमकी नहीं है? चक्का जाम करना और जो है कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुली करना कोई गैर कानूनी है? ये तो गैर कानूनी नहीं है। तो वो धमकी नहीं है कि संसद तुम्हारी सड़क हमारी? उसके बाद में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर जिस तरह से जो है कहते हैं लोअर कोर्ट जो है एक्शन ले रही है, जिस तरह से लोअर कोर्ट ने जो है जल्दबाजी में जो है ऑर्डर पास किए हैं संभल के अंदर, उससे तो यही लगता है कि हमें जो है, अब पहले तो पुलिस वालों से डर लगता था, अब जो है न्यायालयों से भी डरने लगे हम। ओके, एक बहुत छोटा सा सवाल, फिर मैं अमितोष जी के पास आ रहा हूं।
अगर आपने कहा बहुत जल्दी में फैसला लिया, अगर लोअर कोर्ट की तरफ से उसी दिन ये फैसला हो जाता कि नहीं होगा सर्वे, तब आप क्या ये कहते कि बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया? थोड़ा सा रुक के लेते। देखिए, अरे प्रोविजन है ना सर, जो प्रोविजन है, प्रोविजन यह है कि अगर देयर इज इमरजेंसी, 500 साल से तो कुछ ना बोले आप। अब जो है एक ही दिन के अंदर आपने जो है ऑर्डर पास कर दिया, सर्वे करा दिया, दूसरे दिन जाके दंगे करवा तो पॉइंट ये है। अब अमितोष जी बताइए, अमितोष जी बताइए कि 500 साल से तो कुछ नहीं बोला कोई, और अब अचानक से सब लोगों को मस्जिदों के नीचे मंदिर दिखाई दे रहा है, जगह जगह खुदाई की बात कर रहे हैं, क्यों? लीगल फ्रॉड की तरह से जो है लेना चाहते हो, लीगल फ्रॉड। हाँ, लीगल फ्रॉड। ओके अमितोष जी बोलिए, आपका वक्त। हिमांशु, हाँ धन्यवाद हिमांशु। और मेरी एक आपसे निवेदन है कि जब मैं बोलूं तो स्यूडो एडवोकेट्स और रेडिकल विचारधारा वाले लोग कई बार चुप होकर सुन ले, उसके बाद अपनी विचारधारा को यहाँ फैलाएं। बोलिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इस देश के अंदर में जब सेक्युलरिज्म आया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, तब तो कोई डिबेट हुई नहीं थी, और भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष देश कभी था ही नहीं, हर जन साथ पहले से रह रहा था, तो एक इमरजेंसी लगा के विदाउट डिबेट एक सेक्युलरिज्म शब्द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ला दिया गया। अब आप देखिए कि भारत के अंदर में 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, 92 के अंदर में राम जन्मभूमि एक्सेप्शन आया, और उसके बाद में डिबेट हुई। और कौन लेके आया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? ये आप देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रपोजल आया बिल, और उस बिल को चैलेंज करा गया था। उस बिल को अरे सारे हिंदू भाई तो थे वो, पूरी हुई, सारे हिंदू भाई तो थे हमारे। फैक्ट के साथ आएंगे, एक मिनट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ला दिया गया। थोड़ा सा रुकिए कामराज जी, फैक्ट के साथ मैंने पहले ही कहा था, नहीं बोलिए। पढ़े लिखे लोग जब बात करते हैं तो आप बीच में बोल के खराब करते हैं। अरे पढ़े लिखे हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड है। अब देखिए 1950, मैं आपको एक नैरेटिव बताता हूँ इस देश, हाँ बोलिए, इस देश का नैरेटिव बताता हूँ कि किस तरह से इस देश के अंदर में सेक्युलरिज्म को यूज करते हुए लगातार हिंदू को दबाया गया। आज हिंदू बोलने लगा है तो उसको लिमिटेशन के अंदर में डायरी में ला दिया गया। 1950 इनैक्ट किया 25, 28, 30, 1951 में हिंदू राइट्स ला दिए गए, कामराज मलिक साहब 1956 में हिंदू कोर्ट में ला दिए गए, 1976 एक मिनट, वो हिंदू नहीं थे, कामराज मलिक साहब एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक मिनट, कामराज मलिक साहब जो सुकून चाहते हैं, सुनिए ना, कामराज हिंदू भाई थे, कामराज मलिक साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा कामराज मलिक साहब एक बात प्लीज, उनको एक मिनट, सभी लोग शांत रहिएगा। हाँ, उनको क्या, उन पार्लियामेंटरियंस को क्या कहना चाह रहे हो आप? अच्छा एक कामराज मलिक साहब सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप शायद बहुत बार मेरे साथ में चर्चा में, डिबेट में नहीं बैठे हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी मेहमान हैं वो अपनी बात अच्छे से रखें और सबकी सुने भी बहुत अच्छे से। तो प्लीज सभी को बोलने का एक बार मौका दीजिए, फिर अगर आपको कोई आपत्ति होगी, ऑब्जेक्शन होगा, आपको पूरा वक्त दूंगा मैं। यहां पर बाकियों की तरह नहीं होता कि सिर्फ बहस, यहां पर पॉइंट टू पॉइंट बात भी होगी। प्लीज अमितोष जी कंप्लीट करें। धन्यवाद हिमांशु। 12 जुलाई 1991 में स्टेप्स फॉर मेंटेनिंग स्टेटस को ऑफ रिलीजियस श्राइन्स एंड प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947 एक रिजोल्यूशन लाया गया पार्लियामेंट में। ठीक है, किसके द्वारा मूव करा गया? ज़ैनुल अलाउद्दीन के द्वारा। कौन थे ये थे कम्युनिस्ट पार्टी से आने वाले। और जब ये मूव करा गया था उसी के दौरान प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला दिया गया। अब जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 में ला तो 95 में वक्फ लिया है। और क्यों लेके आए, मैं क्रोनोलॉजी बताता हूं, बीच में इंटरफेयर करा इसलिए वो रह गई। 1950 में आर्टिकल 25, 28, 30 लाया गया रिलीजियस के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। 51 में हिंदू राइट चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट ला दिया, जिसमें मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में डाल दिया गया। 1976 में सेक्युलर ला दिया, जैसे मैंने कहा 42nd अमेंडमेंट लाते हुए। 91 में पूजा स्थल एक्ट, जिसको हम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, उसको ला दिया गया। 92 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट ला दिया गया। 95 में वक्फ एक्ट ला दिया गया। अब देखिए मानसू, एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है, जब हम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अब ये क्या है, एक मिनट प्लीज, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। कामराज मलिक साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे क्या ये सेंसिबल भाषा है, अब आप ये कह रहे हैं तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है क्या? ये कौन सी भाषा है? देखिए आप तो अच्छे बहुत पढ़े लिखे। ऐसा है, ये जो शब्द यूज कर रहे हैं ना, क्या गलत शब्द था? क्या गलत शब्द था? ये तो पूरा जो है, अब आप ये कह रहे हैं कि उनके बाप का हिंदुस्तान है क्या? ये किसी के बाप का है क्या? हाँ, ये सबके बाप का है हमारा बाप का भी है, हिंदुस्तान हमारा है, उन पार्लियामेंटेरियन का भी है जिन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए मलिक साहब। ये जो बैठे हुए हैं मेरे ब्रदर, ये जो है कहते हैं हिंदुस्तान को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसमें आजादी में हमारा हाथ है। आजादी कोई भाई नहीं हूं। हिमांशु के इस तरह से डिबेट को डिटेल करेंगे तो फिर मैं अपने पॉइंट से मिसयूज हो जाऊंगा, फिर बात हो नहीं पाएगी। ओके, चुप कराया जाए। बहुत सही, एक मिनट, ठीक है।
ये मलिक इनकी साहब, आदत है हर चीज में, प्लीज, जब भी देश के मलिक माध्यम साहब, में आपके माध्यम क्या से आप चाहते हैं सही तरीके से डिस्कशन हो? मलिक साहब, मुस्लिम मिलेंगे। अगर आप मेरी डिबेट ऐसे ही बर्बाद करेंगे तो माफी के साथ मेरे को कहना पड़ेगा, आपका ऑडियो मेरे को डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा वक्त दिया, आपकी बात सुनी ना। लेकिन आप अगर किसी से गलत तरीके से बोलेंगे तो वो गलत होगा। प्लीज समझिए, वक्त दीजिए। उन्होंने अपनी बात रखी। सैयद जव्वाद भाई, अमितोष जी मैं आ रहा हूं, क्योंकि दो लोग हैं, उनसे भी जल्दी से कमेंट ले लेता हूं मैं। सैयद जव्वाद भाई, ये जो मामला उठ रहा है, आज एक बहुत अहम सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष का स्पष्ट कहना है कि वर्शिप एक्ट से न्याय पाने के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और इसीलिए इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होने चाहिए। आप इसके समर्थन में, विरोध में? बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई आपका वक्त देने के लिए। और लगभग 25 मिनट से मैं सुन रहा हूँ बहस को। और आपका जो आज टाइटल है ना कि हिंदुओं की आस्था का क्या होगा, तो आपको सिर्फ हिंदुओं को फिक्र है, माफ करिएगा, देश की फिक्र नहीं, ना आपको संविधान की फिक्र है। जो आपने टाइटल चढ़ाया है बहुत आपत्तिजनक। अच्छा। मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। नहीं, ठीक है। और इस आप बात देश में रखिए, मैं सभी उसकी भी की बात आस्था रखूंगा। का, इस देश में सभी की आस्था का सम्मान होना चाहिए और होता आया, और आगे भी मैं दुआ ये करता हूं ऊपर वाले से कि होता रहेगा। फिर आपने दूसरा कहा कि अश्वनी उपाध्याय साहब, आपका वक्त बहुत कीमती, आप अरे हम लोग क्या वेले हैं? नहीं, सबका वक्त कीमती सुनवाई है। थी, दूसरी सबसे बड़ी सुप्रीम बात, कोर्ट में दूसरी- उन्हें जाना था, इसीलिए मैंने शुरुआत में वक्त दिया। और सबका आप वक्त जानते हैं कि नहीं, वक्त में किसी के साथ में अन्याय नहीं करता हूं। सुनिए हिमांशु भाई, मुझे अपनी दुख और पीड़ा तो कहने दीजिए। बहुत इसकी बढ़िया तो इजाजत है ना हिंदुस्तान में। भाई, यहाँ बोलिए। शुक्रिया आपका। दूसरी चीज, वर्शिप एक्ट जब लेकर के आया गया तो कामरान मलिक साहब ने, ठीक है वो कभी कभार तीखा बोलते हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी, जब भी कोई कानून बनाया जाता है किसी भी देश में तो सबसे पहले उसकी नीयत और मंशा समझी जाती है। आपने 1947 का जिक्र करा ना, तो 1947 का 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 1947 का इसलिए जिक्र करा गया कि एक लाइन आपको ड्रॉ करना, आप कहीं तो जाकर रुकेंगे। आप 1947 की जगह जब देश आजाद हुआ 1942 भी रख लेते, 1925 से पहले रख लेते, वो भी रख सकते थे। उस वक्त तो ये आरएसएस भी नहीं थी। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख बहुत अजीम है, हजारों साल पुरानी है, इसीलिए 1947 का लेकर के। और ये जो लाने की मंशा थी लोकसभा में, अभी अमितोष पारिक हमारे भाई बता, लोकसभा और राज्यसभा में जब बहस हो रही थी, मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि सुषमा स्वराज जो थी वो लोकसभा में मौजूद थी, अरुण जेटली साहब जो है राज्यसभा के अंदर मौजूद थे, बाकायदा डिबेट और चर्चा के दौरान क्या हुआ उस वक्त, देखिए मानने को तो आप नहीं मानेंगे तो कुछ भी आप कानून बना दीजिए, चीजें बनाए, जिसको नहीं मानना होगा वो नहीं मानेगा। लिखा हुआ लोग बदल देते हैं, नहीं मानते, मुकर जाते हैं, साइन करा हुआ। जैसे ही आप देखेंगे मथुरा के अंदर जो मस्जिद पे था एक समझौता हुआ हिंदू और मुसलमानों के बीच, अब कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो दूसरे हिंदू थे और उनसे कोई मतलब नहीं था, और चीजें मानने को आज फिर भी यही देश की जनता से देश की सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, मैं जिसको कहता हूं लोकतंत्र के मस्जिद के अंदर, मंदिर के अंदर, ये प्रॉमिस करा गया मुसलमानों से नहीं तमाम भारतीयों से कि कल को आप ये कह रहे हैं कि मंदिर है, कल को ये आकर कहा जाए कि ये जैन मंदिर था तो आप जैनियों को दे देंगे, कल बौद्ध मंदिर था आप दे देंगे, ये कैसे पता लगाएंगे सिर्फ हिंदू मंदिर था? क्योंकि हमारे देश में बहुत पुराना इतिहास जो है वो बुद्धिस्ट का रहा हुआ, और बुद्धिस्टों का कत्ल करके उन जहां कोई बुद्धिस्ट दिखता था राजा शशांक के दौर में तो उसकी गर्दन काट दिया जाता था। दुबे जी प्लीज 2 मिनट और दे दीजिएगा। अश्वनी दुबे जी प्लीज 2 मिनट और दीजिएगा, प्लीज, माफी के साथ कह रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट और दुबे जी प्लीज। ठीक है दुबे जी, अश्वनी दुबे सर बस 2 मिनट और। अमितोष जी प्लीज काउंटर कीजिए। बोलते हैं कि सिर्फ हिंदुओं की आस्था, बाकियों की आस्था नहीं दिखती, इसका भी जवाब दीजिएगा। हिमांशु, कितना हास्यजनक है, इस देश के अंदर में जब भी कोई हिंदू अपनी बात उठाता है, नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, एक पूरा तबका है जो उसका फंडामेंटल राइट पूरा क्वेश्चनेबल हो जाता है। आप देखिए कि वक्फ एक्ट लेके आए, आज हर जने की हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध की जब जमीन ले लेते हैं तब फंडामेंटल राइट नहीं दिखता। लेके आते हैं जब हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध सिटीजनशिप देते हैं, सुनिए, सबने सुना, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाते हैं तब फंडामेंटल राइट नहीं दिखता, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट आता है तब फंडामेंटल राइट नहीं दिखता। लेकिन देखिए एक सत्येंद्र कुमार नदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, और मैं चुनौती से कहता हूं कामरान मलिक और समीर जवाद इसको काउंटर करते हैं। इसमें साफ कहा हाईकोर्ट ने 100 साल पुराने कोई भी बिल्डिंग होगी वो मॉन्यूमेंट होगी और वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर होगी। तो आप बताइए ना, आप आर्टिकल 250 का वायलेशन कर देते हैं, आप आर्टिकल 13 का वायलेशन कर देते हैं, आप माननीय न्यायालय के वायलेशन कर देते हैं, तब आपके फंडामेंटल राइट सही हो जाते हैं। ओके, ये पॉइंट बहुत जरूरी
रही है। fundamental right अश्विनी दुबे जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अश्विनी दुबे जी हैं हमारे साथ में, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। एक पॉइंट ये अमितोष जी ने कहा कि 100 साल पुरानी कोई इमारत होगी तो मॉन्यूमेंट के तौर पर होगी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं बतौर अधिवक्ता, हाँ बिल्कुल, बतौर अधिवक्ता मैं आपसे दुबे जी ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों लगता है यहां पर कि हिंदू पक्ष जो कह रहा है कि हाँ इसमें बदलाव होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में, क्या उसके पीछे की वजह? देखिए, भारत के संविधान में जो लीगल बात है वो है कि व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, और कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस और रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान की बात करता है। और किसी भी ग्रीवेंस के रिड्रेशनल के लिए भारत के संवैधानिक व्यवस्था में अदालत जाने का अधिकार होता है। लेकिन ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा ड्रकोनियन एक्ट है जो आम आदमी के अदालत जाने के अधिकार को रोकता है, नंबर 1। नंबर 2, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1.5 पन्ने का एक कानून है जिसमें 8 धाराएं हैं, और हर कानून बनता है तो उसमें स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। नंबर 3, धार्मिक स्थानों को नियंत्रित करने का, उस पर नियम बनाने का अधिकार राज्यों को है, लेकिन एक सेंट्रल लेजिस्लेशन पास हुआ जो आम आदमी के जो राइट है अदालत जाने के उसको ट्रांसग्रेस करता है, उसको ऑफेंड करता है। नंबर 4, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 उपधारा 3 कहती है कि अगर कोई हिस्टोरिकल एंशिएंट मॉन्यूमेंट है और जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन एक्ट 1958 में कवर्ड होगा, उसमें क्या क्या कवर्ड होगा? पहला कवर्ड होगा 100 साल से पुरानी बिल्डिंग, दूसरा कवर्ड होगा आर्कियोलॉजिकल साइट, तीसरा कवर्ड होगा रिमेन्स कवर्ड बाय एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। अच्छा, तो ये जितने भी बिल्डिंग्स या जितनी भी हैं, चाहे संरक्षित इमारत हैं, चाहे पूजा स्थल हैं, या चाहे या प्रेयर स्थल, वो सब 100 साल से पुराने हैं। चौथा, 5वां, हिमांशु भाई, कोई भी कानून देश का रेट्रो लॉ में एक बात होती है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अच्छा। माने बाद में लागू होगा। हाँ। एक होती है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, हाँ। पहले से। हाँ। देश का कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बन ही नहीं सकता है, यह संविधान कहता है। अच्छा, लेकिन ये जो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेकिंग पावर के बियॉन्ड बना और एक रेट्रोस्पेक्टिव डेट लाई गई, और जो अदालतों में आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट ऑब्जेक्शन आया है, हाँ बताइए जवाद भाई। अश्विनी जी, जब अभी इसी अदालत ने, जब आपने जिस कानून को माना जिसका आधार जो है वो राम जन्मभूमि का मुद्दा था, उसी के अंदर ये कहा गया कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो फिर पूरा कानून क्यों नहीं मान रहा? बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? ओके, बस चलिए बता दीजिए, आज बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। कट टू कट। हाँ हिमांशु जी, हाँ, इस कानून में धारा 3, मुझे बताइए बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते सुनिए हैं? तो, अश्विनी जी, मिसलीड मत करिए। कोई सुनिए। व्यक्ति कन्वर्ट नहीं करेगा एक रिलीजियस प्लेस डिनोमिनेशन को दूसरे रिलीजियस प्लेस में। अच्छा, कन्वर्ट करने पर रोक है, हाँ। लेकिन उसका पता लगाने पर रोक नहीं है। ये धारा 3 साफ तौर पर कहता है तो बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे क्यों नहीं माना गया? कन्वर्ट प्लेस ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन। बड़े शिद्दत के साथ कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं कह रहा हूं, नो पर्सन माने कन्वर्जन पर रोक है। वो किसी भी बिल्डिंग का रिलीजियस, आप मस्जिद का नाम बदल अच्छा, लेते हैं, आपको सुनिए। डायनामाइट लगा के उड़ाने की क्या अरे जरूरत है? कहाँ से डायनामाइट? एक पॉइंट अमितोष जी सुनिए अमितोष जी, इस बात को सुनिएगा। अमितोष, एक मिनट, जवाद भाई इस बात को सुनिएगा। अभी जब अश्विनी दुबे जी और सैयद जवाद भाई बात कर रहे थे, तब कामरान मलिक साहब ने एक बात कही कि पहचान की जरूरत क्या है कि कहीं लठ चले, इस बात को लेकर। नहीं, मैंने ये बोला हाँ। कि आप ये कहते हो कि करेक्टर चेंज करने के लिए तो ये लेजिस्लेशन है, हाँ। बट पता लगाने के लिए पथराव हो जाता है, इस इसका बात को लेकर करेक्टर लठ तो चलेंगे, इसका पूजा करेक्टर आरती तो पता करेंगे लगाने के लिए हिमांशु नहीं जी। है। हाँ। तो इसका मतलब ये पता इसलिए लगाया चाहे
कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लठ लेके खड़े हो, हाँ। एक दूसरे के सर फाड़े। अच्छा, और फिर जो है हिमांशु, मैं बताता अच्छा हूं उसका अस्तित्व क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, मतलब ये पहले होना क्या था चाहिए। कैरेक्टर, ये पता लगाने की जरूरत नहीं लगती आपको, लगता है कि किसी का अधिकार नहीं है? अरे आपके पास तो हिस्ट्री है ना, अब भाई हिस्ट्री के हिमांशु पॉइंट भाई, जवाब- आपके पास जवाब हिस्ट्री है, हिमांशु, आपके हिसाब से वो मंदिर है, एक तरफ से सवाल उठा, ओके आप, हाँ मैं जवाब देता इसका हूं, पता सही कैसे जवाब चलेगा? दो। अमितोष जी बताइए, आपके हिसाब से मंदिर, इनके हिसाब से मस्जिद। जवाब भाई रुकिए एक मिनट। नहीं, नहीं, एक मिनट रुकिए, हाँ। हिमांशु, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ चलिए, 10 सेकंड का जवाब ले लीजिए, 10 सेकंड का जवाब प्लीज, 10 सेकंड, हाँ, भारत का बेसिक 10 सेकंड के बाद 1 मिनट आपका, हाँ बोलिए, 10 सेकंड, सही है जवाब। पूरा बोलिए। जैसी कह रहे कैरेक्टर थे, बहुत से लोग हिंदुस्तान के अंदर कन्वर्टेड है, हाँ। वो आज भी अपने नाम के आगे, जैसे एक साहब बैठते हैं इखलाक चौहान, सतपाल मलिक, इमरान खान के नाम से या इमरान मलिक के नाम से, इमरान चौधरी के नाम से, है वो मुसलमान, ठीक है, तो उनका पता चल रहा है कुछ लोग कन्वर्टेड है, उन्होंने जान, तो भैया ऐसी मस्जिदें रहने दीजिए, पता चल रही, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? आप रहने दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा बहुत से लोग लगा, और आपका अब हो गया, ठीक है, हाँ अमितोष जी आ रहा हूँ, अब वक्त पक्का मिलेगा, हाँ हाँ बोलिए अमितोष जी। धन्यवाद हिमांशु। देखिए, सबसे पहले तो एक सवाल उठा था, उसका मैं उत्तर देता हूं कि प्रियम्बल का पार्ट है, सेक्युलर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, उन्होंने कहा था प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को निरंतर रूप से अमेंड किया। अब आप देखिए, एक ऐसा एक्ट जो कि आर्टिकल 32 का वायलेशन करता है, 25 का वायलेशन करता है, 14 का वायलेशन करता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, जुडिशियल रिव्यू की पावर आपसे छीन लेता है, जिसके अनकॉन्स्टिट्यूशनली कोर्ट के अंदर में चैलेंज हो चुकी है, वो कैसे प्रियम्बल का पार्ट बन जाएगा भाई? मतलब जो देश हित में नहीं है वो सेक्युलर हो ही नहीं सकता। सही जवाब अच्छा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक लॉ कहता है कि पार्लियामेंट बहुत जल्दी लॉ विच इज ओवररूल द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा अमितोष भाई सुनिए, अमितोष भाई, You mean to say that अमितोष सेकुलर नहीं है, अमितोष का डायरेक्ट अमितोष भाई, सेकुलर नहीं है। मुझे इस बात का, अमितोष भाई इस बात का जवाब, अमितोष भाई इस बात का जवाब चाहिए। ये लोग कह रहे हैं अगर आप मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तमाम विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है, एक मिनट जवाब भाई, एक मिनट, तमाम मुस्लिम पक्ष और विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसे तो ना जाने कितनी मस्जिदें आप लोग खोद देंगे, और आप खोदने की ये जो फितूर आपके ऊपर चढ़ गया है, ये बेहद खतरनाक है। आने वाले वक्त में कुछ नहीं होगा, एक के बाद एक हर शहर में, हर कस्बे में ऐसी कोई मस्जिद कहा जा रहा है जिसके अंदर कोई मंदिर है, तो ये कितना लंबा प्रोसेस होगा? इसका शॉर्ट में जवाब प्लीज। कौन सा जैन मंदिर अरे होगा? अमितोष जी से पूछा। हिमांशु, जब भी कोई केस होता है तो थाने में जाना पड़ता है ना भाई। सही है जमवाद जी, सुनिए मेरी बात, जब भी कोई केस होगा तो थाने में जाना ही पड़ेगा, एफआईआर रिपोर्ट करानी पड़ेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ऐसा तो होगा नहीं सामने जाते ही उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये कानूनी प्रक्रिया है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जाएगा वहां खारिज हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि इस देश के अंदर में जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, अगर आज हिंदू अपने अधिकार मांग रहा है, वर्शिप के अधिकार मांग रहा है, सड़क पे उतर के पत्थर करेंगे, कोर्ट के अंदर में जाके पेश कर लेगा कि कौन सा न्याय मैं बहुत क्लियर, सबके पास बहुत क्लियर हूं। अश्विनी दुबे जी, अश्विनी दुबे जी, यहां हर इंसान को अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये कानून प्रोटेक्ट करता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। नंबर एक। नंबर 2, हिमांशु, अभी आपने कहा कि खोदना नहीं होता है, अदालती प्रक्रिया में आप रेमेडी के लिए जाते हैं, और अदालत का ऑर्डर पालन करना हर किसी की जरूरत है। जितने मुकदमे, करोड़ों मुकदमे देश में पेंडिंग है, 2000 और पेंडिंग हो जाएंगे तो क्या ठीक है कामरान जी, बहुत सिंपल सा, अगर कोई अपने अधिकार के लिए कोर्ट जाना चाहता है तो आप इसका विरोध करेंगे क्या? बहुत शॉर्ट में प्लीज। नहीं, देखिए, कोर्ट में जाने के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता, ये तो संवैधानिक अधिकार है। मगर जो 500 साल पुरानी जो है कहते हैं जो मसला है, वो आज के दौर में क्या सुनवाई करने लायक है? क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं है? और ये कौन तय करेगा? ये आप तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एक तरफ रख दो, उसके बावजूद भी जो है कहते हैं बहुत सारे कानून ऐसे हैं। क्या कहीं सच्चाई का डर रहता है? लिमिटेशन, सच्चाई सामने आने का डर है? लिमिटेशन एक्ट, आपका दूसरा एडवर्स पोजीशन। ओके, हालांकि अमितोष जी ये भी पॉइंट है, हालांकि ये भी पॉइंट है, वक्त की कमी है, लेकिन ये भी पॉइंट है कि सरकार की तरफ से भी इस पूरे मामले में 2020 से कोई जवाब नहीं दिया गया है, और वो जवाब कब देंगे इस पूरे मामले पर, चुप्पी कब तोड़ेंगे, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त